मूवी की शुरुआत एक शांत से घर के लिविंग रूम में बैठे एक पिता और उनके दो छोटे बेटों से होती है। पिता अंतिम संस्कार वाले काले शोक वस्त्र पहने हुए हैं, जो साफ इशारा करते हैं कि घर ने हाल ही में किसी अपने को खोया है। वो अपने बेटों को समझाते हैं कि उन्होंने आज बहुत हिम्मत दिखाई है, फिर ऊपर वाले कमरे में ले जाकर उन्हें प्यार से सुला देते हैं, जैसे उन्हें उनकी माँ सुलाया करती थी। बच्चों के सोते ही पिता वापस अकेले लिविंग रूम में लौट आते हैं और सोफे पर बैठकर खुद को रोक न पाते हुए सिसक सिसक कर रोने लगते हैं, क्योंकि मरने वाला इंसान कोई और नहीं, उनकी पत्नी और बच्चों की माँ थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। अगले दिन पिता बच्चों को नाश्ता कराते हैं और स्कूल के लिए तैयार करते हैं, लेकिन उनसे कुछ भी ठीक से नहीं हो पाता। दूध खत्म होता है, टोस्ट जल जाते हैं। पहले ये सारे काम बच्चों की माँ संभालती थी, लेकिन अब पिता अकेले पड़ चुके हैं, इसलिए सारे कामों में हड़बड़ाहट में वे चिढ़ भी जाते हैं, मगर फिर भी खुद को किसी तरह संभालते हैं और बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ने निकल पड़ते हैं। उनके बाहर निकलते ही घर की खिड़की पर एक काला कौवा आकर बैठ जाता है। जब पिता बच्चों को स्कूल छोड़कर घर लौटते हैं तो उनका भाई पॉल उन्हें सांत्वना देने के लिए मिलने आता है। पॉल उनसे थोड़ी बातचीत करके उन्हें हल्का महसूस करवाने की कोशिश करता है। बाद में पिता बच्चों को स्कूल से ला लेते हैं और शाम में उन्हें सोने से पहले कहानी भी सुनाते हैं। फिर वह आंसरिंग मशीन पर आए मैसेज सुनने लगते हैं। तभी रिश्तेदारों और परिचितों की कॉल्स के बीच अचानक उन्हें एक रहस्यमयी मैसेज सुनाई देता है, जिसे एक भारी आवाज में रिकॉर्ड किया गया होता है। मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ दूंगा। मैसेज खत्म होते ही वह अपने आप डिलीट भी हो जाता है। इससे उनकी सारी रात लगभग बिना सोए ही गुजर जाती है। अगली सुबह पिता अपने वर्करूम में जाते हैं, जो उनकी बनाई हुई ड्राइंग्स से भरा पड़ा होता है। वह चाकू से पेंसिल तेज करने लगते हैं ताकि काम कर सके, लेकिन तभी खिड़की के पास से अचानक फिर से एक काला कौवा उड़ जाता है। ध्यान भटकने से उनकी उंगली कट जाती है। वह खून धोने के लिए किचन में जाते हैं, जहां ड्रॉवर में उन्हें अपनी पत्नी का फोटो लगा आई कार्ड दिखाई देता है। अचानक उन्हें वह पल याद आता है जब उन्होंने अपनी पत्नी को रसोई में बेहोश पड़ा पाया था और उसके सिर से बहुत खून निकल रहा था। इस याद से उनका दर्द जैसे और बढ़ने लगता है। शाम होते होते पिता पूरी तरह उसी कौवे के ख्याल में डूब जाते हैं और कैनवास पर उसी काले कौवे की पेंटिंग बनाने लगते हैं। तभी अचानक उनके एक बेटे की नींद खुल जाती है और वह अपने तकिए पर एक काला पंख देखकर डर जाता है। पिता उसे अपने साथ सुला लेते हैं, लेकिन फिर खुद लिविंग रूम में चले जाते हैं, जहां उन्हें दीवार के पीछे से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई कौवा आसपास मौजूद हो। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। पिता तुरंत बाहर जाकर देखते हैं, लेकिन कोई नहीं होता। सड़क बिल्कुल सुनसान होती है। उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई देती है, जिसमें कोई कह रहा होता है, मैं तुम्हें सोचने का समय दूंगा। तभी एक काला कौवा उनके सामने से उड़ता हुआ खुले दरवाजे के अंदर चला जाता है। उसके पीछे दौड़ते हुए पिता जब कॉरिडोर में पहुंचते हैं तो उन्हें एक डरावनी परछाई दिखती है। ये कोई साधारण कौवा नहीं, बल्कि एक विशाल इंसानों जैसा काला कौवा होता है। अगले दिन पिता अपने पब्लिशर से अपनी नई किताब के सिलसिले में मिलने जाते हैं। पब्लिशर उनकी हालत समझते हुए उन्हें कुछ समय का ब्रेक लेकर किताब पूरी करने की सलाह देता है, लेकिन पिता ब्रेक लेने से मना कर देते हैं। घर लौटने पर वह देखते हैं कि बच्चे धीरे धीरे गम से उभरते हुए बेफिक्री से खेल रहे हैं, यहाँ तक कि वे अपने पिता की सोने कहने वाली बातों को भी अनदेखा कर रहे होते हैं। फिर भी पिता उन्हें समय पर सो जाने को कहकर फिर से अपनी ड्राइंग्स में डूब जाते हैं और पिछली रात दिखे उस बड़े से रहस्यमयी पक्षी का स्केच बनाते रहते हैं। ड्राइंग करते करते अचानक उनके मुंह से ही कौए जैसी कांव कांव की आवाज़ें निकलने लगती हैं। तभी अचानक जब बच्चे अपने कमरे में सो रहे होते हैं तो उनके कमरे में भी एक छोटा काला कौवा आ जाता है और एक खिलौना उठाकर ऊपर बैठ जाता है। आहट से जब एक बच्चे की नींद खुलती है तो अचानक वह कौवा बच्चे को भी अब बड़े इंसान रूपी कौए के रूप में दिखाई देता है। बच्चा डर के मारे चीख पड़ता है। पिता तुरंत दौड़कर मदद के लिए आते हैं, लेकिन तेज रोशनी में देखने पर कमरे में कोई भी नहीं होता। बच्चा जब कहता है कि उसने बड़ा सा कौवा देखा है तो पिता उसे समझाते हैं कि तुमने उसे बस मेरी ड्राइंग्स में देखा है, वह कोई असली चीज नहीं है। पिता फिर से अपनी ड्राइंग को पूरा करने में लग जाते हैं, लेकिन अचानक जैसे वह खुद ही पूरी तरह उस कौवे जैसा बर्ताव करने लगते हैं, क्योंकि यह कौवा कोई बाहरी पक्षी नहीं, बल्कि उनके अंदर छुपे दर्द, गम और टूटे हुए दिमाग की डरावनी परछाई है। तभी अचानक वही मानव सदृश कौवा गलियारे से चलता हुआ उनके वर्करूम में आ जाता है और उन्हें बुरी तरह से पीट पीट कर उनके अंदर के दुख को स्वीकार करवाने की कोशिश करता है। जैसे ही पिता अपने दर्द को स्वीकार करते दिखते हैं तो कौवा अपने विशाल पंखों से उन्हें जकड़ लेता है। अगले ही पल वह बच्चों के कमरे के फर्श पर पड़े हुए जागते हैं, मानो यह सब एक डरावना सपना हो।
पिछले कुछ दिनों में अपने आप फैल चुकी अव्यवस्था को देखते हुए पिता नाश्ते के समय बच्चों से कहते हैं कि आज वे सफाई करेंगे। लेकिन जब बच्चे उनकी बातों की नकल उतारते हैं तो उनका धैर्य टूट जाता है और वह बच्चों पर चिल्ला पड़ते हैं। बाद में इसी अफसोस के साथ जब वह नहाने जाते हैं तो उन्हें फिर से कौए की आवाज़ सुनाई देती है, जो उन्हें दोबारा दुख बाहर निकालने के लिए उकसा रही होती है। उन्हें पर्दे के पीछे उस कौए की परछाई भी दिखती है। हालात बिगड़ते देख पिता मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं, लेकिन 3 महीने बाद भी उनका दर्द कम नहीं होता। डॉक्टर उन्हें समझाते हैं, तुम्हें अपने दुख को दबाना नहीं चाहिए, चाहे बच्चों को खुश रखने के लिए ही क्यों ना हो, वरना नकारात्मक भावनाएं अंदर ही जड़ जमा लेंगी। बाद में सुपरमार्केट में भी पिता को फिर से उसी कौए की आवाज़ सुनाई देती है। इस बार वह खुद पर काबू नहीं रख पाते और जोर से चिल्लाकर कहते हैं, मैं जानता हूं तुम असली नहीं हो। तभी अचानक पूरा सुपरमार्केट खाली हो जाता है। चारों तरफ की लाइटें बुझ जाती हैं और ठंडी नीली रोशनी फैल जाती है। उसी डरावने माहौल में वही मानव सदृश कौआ फिर से सामने आ जाता है और पिता का पीछा करने लगता है, उन्हें मानसिक रूप से उकसाता है। किसी तरह वहां से निकलकर पिता अपने भाई पॉल को फोन करते हैं और बच्चों को कुछ दिनों के लिए उसके पास रखने की गुजारिश करते हैं, ताकि वह कुछ समय अकेले रहकर अपने जज्बातों को समझ सके। शाम होते ही वह बच्चों को भाई के साथ भेज देते हैं और अकेलेपन में एक कोरे कागज के सामने बैठ जाते हैं। तभी उनके अवचेतन में मौजूद कौआ उन्हें ड्राइंग शुरू करने के लिए मजबूर करता है और चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने अपने दर्द, यादों और तकलीफों को कागज पर नहीं उतारा तो उससे भी ज्यादा डरावनी चीजें सामने आ जाएंगी। पिता परिवार का एक स्केच बनाने लगते हैं, लेकिन कौआ संतुष्ट नहीं होता। उसे और गहरी भावनाएं चाहिए। इसी दौरान गलती से स्याही की बोतल गिर जाती है। फैलती हुई स्याही को देखकर पिता उंगलियों से ही ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। यह चित्र उन्हें एक सर्दियों के दिन की याद दिला देता है, जब उनकी पत्नी बीमार थी और वह अकेले ही बच्चों को बर्फ में घुमाने ले गए थे। उसी दिन उन्हें एहसास हुआ था कि वह कभी भी बच्चों के लिए माँ जितना स्नेही और परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। उसी याद के साथ उन्हें यह भी याद आता है कि उसी समय एक आम कौए ने उन्हें पत्नी की मौत और आने वाले इस दर्द भरे भविष्य की भी झलक दिखा दी थी। इसी बीच उनकी पत्नी की दोस्त अमांडा उनसे मिलने आती है और उन्हें अच्छा महसूस कराने के लिए बाहर टहलने ले जाती है। पार्क की बेंच पर बैठकर वह उन्हें पास्ट में उनकी पत्नी से हुए ब्रेकअप की याद दिलाती है और बताती है कि उस ब्रेकअप ने ही तुम दोनों को महसूस करवाया था कि तुम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। इन सब यादों से पिता भारी महसूस करते हुए घर लौटते हैं और पूरी तरह टूट जाते हैं। वह शराब पीने लगते हैं। तभी कौआ फिर से उन्हें उकसाने लगता है और नाचने पर मजबूर करता है, ताकि वह अपनी पीड़ा को चीखों के जरिए बाहर निकाले, जिसे सारे पड़ोसी भी सुन सकें। अब कहानी का फोकस बच्चों पर आ जाता है और हम थोड़ा पीछे अतीत में लौटते हैं। एक दिन पिता दोनों बच्चों को लिविंग रूम में बुलाते हैं और उन्हें जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई बताते हैं कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। बच्चे खुद को संभाल लेते हैं। अंतिम संस्कार भी हो जाता है, लेकिन दर्द उन्हें भी ही अंदर तोड़ता रहता है, बस पिता जितना गहरा नहीं। माँ की मौत के बाद पिता भी अकेले अकेले अपने ही ख्यालों में डूब जाते हैं। उनकी ड्राइंग्स पहले से ज़्यादा अंधेरी और गुस्से से भरी होने लगती हैं। उनके व्यवहार में अजीब बदलाव दिखने लगते हैं, जैसे वह किसी पक्षी की तरह हरकत करने लगे हों। एक दिन जब बच्चे माँ की याद में उसके कपड़े पहनकर और गहने लगाकर खेलते हैं तो पिता अपना आपा खो बैठते हैं और उन पर जोर से चिल्ला पड़ते हैं। बच्चे भी अपने अपने तरीके से इस सदमे से जूझ रहे होते हैं। एक बच्चा आईने के सामने खड़े होकर माँ से बातें करता है, ये सोचकर कि माँ उसे सुन सकती है। वहीं दूसरा बच्चा उन खिलौनों पर गुस्सा निकालता है जो उसे माँ की याद दिलाते हैं और गुस्से में पिता की चीज़ें तक फेंक देता है। स्कूल में भी दोनों बच्चों का बर्ताव बदलने लगता है। ऐसे ही एक दिन पिता को अचानक याद आता है कि कभी वे सब मिलकर कितने खुश रहते थे। एक बार उनकी पत्नी ने बच्चों को हंसाने के लिए चादर से भूत का कॉस्ट्यूम बनाया था। उसी याद के बीच उनकी कल्पना में वही भूत अब कौए के रूप में बदल जाता है और उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वह अपने बीते डर और यादों के पीछे भागते रहे तो अपने बच्चों को खो देंगे। अगले ही पल यह सब एक डरावना सपना निकलता है, लेकिन अब दिन के उजाले में भी गहरे शोक के कारण पिता बिस्तर से उठ नहीं पाते और उसी हालत में वह अनजाने में कौए को बच्चों से बात करने की इजाज़त दे देते हैं, बिना यह समझे कि यह उनके टूटे हुए मन का सबसे खतरनाक रूप है। कौआ बच्चों को एक दिलचस्प खेल सुझाता है। वह कहता है कि तुम दोनों अपनी माँ की वैसी ही एक आकृति बनाओ जैसी तुम्हें वह याद है, और जो प्रति सबसे अच्छी होगी उसे वह एक दिन के लिए जिंदा कर देगा। बच्चे पूरी मासूमियत से कोशिश करते हैं। एक बच्चा आसपास पड़ी चीज़ों से माँ की एक गुड़िया बना देता है,
जबकि दूसरा लगभग असली आकार की उसकी ड्राइंग तैयार करता है। लेकिन जैसे ही काम पूरा होता है, कौवा बच्चों को जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई बता देता है कि मरे हुए कभी वापस नहीं आते, माँ अब कभी लौट कर नहीं आएगी। इस घटना के बाद बच्चों का मन और ज्यादा उलझने लगता है। इसलिए पिता उन्हें मनोवैज्ञानिक के पास ले जाते हैं। डॉक्टर बच्चों को सलाह देता है कि वे यह ड्रॉ करें कि वे अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को उसी रूप में बाहर निकालें जो उनके लिए सबसे सहज हो, ठीक वैसे ही जैसे उनके पिता करते हैं। इसी दौरान मनोवैज्ञानिक पिता को याद दिलाता है कि शोक को महसूस करना जरूरी है, लेकिन उसे गिल्ट में बदल देना खुद को सजा देना है। इसलिए शोक और गिल्ट को एक दूसरे में मिलाना नहीं चाहिए। अपने दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश में पिता बच्चों को उनके दादा दादी के घर ले जाते हैं। जब बड़े लोग पुरानी तस्वीरें देखते हुए बीते पलों में खो जाते हैं, तब बच्चे बाहर जंगल में खेलने दौड़ पड़ते हैं। उसी समय जंगल में वह कौवा भी बच्चों के साथ जुड़ जाता है और उनके साथ एक मजेदार खेल खेलता है, कौवे को मारो। ये मजाक में होता है, लेकिन खुली हवा में दौड़ भाग बच्चों के चेहरे पर कुछ देर के लिए मुस्कान ले आती है। थोड़ी देर बाद पिता बच्चों को कौवे को जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर जमा करते हुए देखते हैं, लेकिन बच्चे बुरी तरह से गंदे और चोटिल भी हो चुके होते हैं। इसलिए पिता लगभग बच्चों पर चिल्लाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि ये बस बच्चे नहीं, उनका परिवार है। भले ही परिवार का एक अहम हिस्सा अब साथ नहीं है, वह वहीं घुटनों के बल बैठकर टूट जाते हैं, तो बच्चे भी दौड़कर अपने पिता को गले लगा लेते हैं। उस पल तीनों एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं, लेकिन यह आपसी समझ ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ ही समय बाद पिता फिर से उदास ख्यालों और अंधेरी ड्राइंग्स की दलदल में फंस जाते हैं। इसलिए मानव सदृश पक्षी के रूप में साकार हुआ उनका दुख अभी भी उन्हें छोड़ता नहीं है। उन्हें बार बार एहसास कराता रहता है कि पत्नी की मौत के बाद से वह बच्चों की परवरिश को अनदेखा करते जा रहे हैं। पिता गुस्से में उसे भगाने की कोशिश करते हैं, और हैरानी की बात यह होती है कि कौवा उनकी बात मान लेता है और बच्चों के कमरे में चला जाता है। लेकिन उसी पल, जैसा कि कौवे ने पहले चेतावनी दी थी, उनका दर्द कौवे से भी बदतर रूप में आने लगता है। अचानक आधी रात को जोर जोर से दरवाजे की घंटी बजती है। पिता सतर्क होकर नीचे आते हैं, लेकिन कुछ गलत महसूस करते हुए दरवाजा खोलने से रुक जाते हैं। बच्चों की कहानी में कौवा बाहर आए उस अनजान को दानव कहता है। इधर बाहर खड़ा आदमी खुद को पड़ोसी बताता है, लेकिन जिस घर का नंबर वह बताता है वैसा कोई घर उस गली में होता ही नहीं। लेकिन जैसे ही पिता वापस ऊपर जाने लगते हैं, घंटी फिर बजती है। इस बार आने वाला खुद को प्रकाशन गृह का सहकर्मी बताता है। जब उसे भी अंदर नहीं आने दिया जाता, तो तीसरी बार एक आदमी खुद को पुलिस वाला बताता है, जिसके पीछे लाल नीली चमकती रोशनियां दिखाई देती हैं, मानो पुलिस की गाड़ी खड़ी हो। कौवे की सुनाई कहानी से पहले से सतर्क बच्चे सीढ़ियों से नीचे आते हैं और पिता को दरवाजा न खोलने की सलाह देते हैं। तभी अचानक दरवाजे के बाहर पिता की पत्नी दिखाई देती है। बच्चे माँ की ओर दौड़ना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी की सख्ती से होश में आए पिता उन्हें रोक लेते हैं और बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि पिता जानते हैं कि यह सब सच्चाई नहीं बल्कि उनके दर्द की सबसे खतरनाक परीक्षा है। लेकिन वह खुद भी उस मोह के सामने कमजोर पड़ जाते हैं और तेज बारिश में बाहर चले जाते हैं, जहां उनकी पत्नी की आकृति धीरे धीरे घुलकर गायब हो जाती है। उसी क्षण वह दानव के कब्जे में आ जाते हैं। ये दानव उन्हें उनके सबसे दर्दनाक सच दिखाता है, पत्नी की मौत, बच्चों का बिखरना और वह कड़वी सच्चाई कि वह हर बार एक परफेक्ट पिता नहीं बन पाए। असल में यह दानव उनके भीतर छुपा गिल्ट होता है, जो अब भयानक रूप लेकर उन्हें सजा देने आया है। वह पिता को पूरे घर में बेरहमी से पटक कर मारने लगता है, मानो उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ देना चाहता हो। तभी आखिरी समय में कौवा वहां पहुंचता है। वह पिता के दर्द और टूटे हुए मन की ढाल बनकर दानव पर टूट पड़ता है। दानव कौवे के पेट में चाकू घोंप देता है, लेकिन कौवा पीछे नहीं हटता। वह अपनी मजबूत चोंच से वार कर करके दानव को खत्म कर देता है। बुरी तरह घायल कौवा लड़खड़ाता हुआ परिवार के पास लौट आता है। उसे मरता देख पिता और बच्चे रो पड़ते हैं और पहली बार खुलकर मान लेते हैं कि उन्हें उसकी जरूरत है। कुछ पलों के लिए कौवा मर जाता है, लेकिन फिर अचानक जोरदार हंसी के साथ दोबारा जिंदा हो उठता है। थोड़ी देर बाद पिता पूरे घर को ठीक ठाक करके बच्चों के साथ सोफे पर बैठकर टीवी देखते हैं और कौवा उनके बीच आकर अपने विशाल पंखों से उन्हें ढक लेता है। आखिरकार पिता और बच्चे कौवे रूपी अपने इस दर्द को स्वीकार कर लेते हैं और अपने इस दर्द के साथ साथ ही जीवन को संभालते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। पिता अब अपनी नई ग्राफिक नावेल पर काम शुरू कर देते हैं और बच्चों को भी समय देने लगते हैं। आखिरकार किताब पूरी हो जाती है। पब्लिशर एक छोटा सा कार्यक्रम रखता है
जहां पिता अपनी किताब की पहली कॉपियों पर साइन करते हैं और सबका शुक्रिया अदा करते हैं। एक पल के लिए उन्हें सामने खड़े लोगों की जगह फिर से वही मानव सदृश कौवा दिखाई देता है, लेकिन पलक झपकते ही वह भ्रम टूट जाता है। अब वह दर्द सिर्फ किताब के पन्नों में कैद है, वहीं जहां उन्होंने पत्नी की मौत से जुड़े अपने सारे जज्बात उतार दिए हैं। अब पिता चैन की नींद भी सोने लगते हैं। बस एक बार काला कौवा उनके कमरे में उड़कर आता है, ये देखने के लिए कि सब सच में ठीक है। अंत में पिता अपने बेटों के साथ समुद्र तट पर पहुंचते हैं। बच्चे वहां खेलने लगते हैं। पिता अपने बैग से पत्नी की राख से भरा कलश निकालते हैं, एक कविता पढ़ते हैं और राख को हवा में बिखेर देते हैं, ये कहते हुए कि वह आज भी अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। इस विदाई के साथ वह दर्द भी जाने लगता है जिसे वे लंबे समय से पकड़े हुए थे। बच्चे भी अपने पिता से प्यार का इजहार करते हुए उन्हें गले लगा लेते हैं।